नमस्कार दोस्तों. Who says that the urban cooperative banks are facing a lot of difficulties? It's a sense of perception. हर संडे की तरह आज भी आपके सामने हाजिर हूँ और मेरा ये प्रयास रहता है कि आपको अपने बैंक को परिचालन करने के लिए या अपने बैंक को चलाने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो मैं देने की कोशिश करता हूँ. ये जो चैनल है ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि इस तरह का कोई चैनल YouTube पे या कहीं और उपलब्ध नहीं है. हालांकि इस वीडियो में, इस तरह की वीडियो में मैं जो बात करता हूँ वो मेरी अपनी राय होती है. आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि वो राय आप सुनने के बाद में जिस किसी भी विषय पर आपको डिसीजन लेना हो, आपके बैंक के बारे में डिसीजन लेना हो, वो सोच समझ कर और कुछ सलाह मशवरा करने के बाद लेना ज़रूरी है. पिछले 2 संडे आपने देखा होगा कि DICC के बारे में हमने 2 एपिसोड्स किए थे जिसमें एक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के विवेक गैसासी जी अपने साथ थे जिन्होंने DICC के उन विषयों को उजागर किया जिसकी हम जानकारी नहीं रखते थे. आज से लेकर के अगले 2 संडे तक मैं ऐसे एक आदमी से आपकी मुलाकात करने वाला हूँ जिसको आप जानते हैं, जिसको आप समझते हैं और ये बंदा पिछले 40-50 साल से बैंकिंग इंडस्ट्री में है. काफ़ी नामचीन आदमी है, बहुत बड़ा नाम है और अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग में खास रुचि रखने वाला ये आदमी है. सबसे बड़ा गुण इस आदमी का जो मैंने पिछले 20-25 सालों में देखा है वो ये है, अगर किसी आदमी की इनसे पहचान हो जाती है तो उनका पूरा ब्यौरा उनके दिमाग में रहता है. ये स्किल है या ये भगवान की देन है, मुझे पता नहीं, लेकिन हिज मेमोरी एक्सेप्शनली ब्रिलियंट. अपार्ट फ्रॉम दैट, एज अ बैंकर, स्पेशली एज अ कोऑपरेटिव बैंकर, he has done wonders. You might be knowing him, you might have met him, but these 3 Sundays, including today's Sunday, I am going to ask all critical questions about the sector to him, and he had promised me that he will give all the answers bluntly the way he likes, because this channel is a personal channel. So under my views, I told him that he can talk whatever that comes to his mind. And I discussed a couple of critical questions about the sector, and I realized that he is a man who is giving us some vision as to what is coming for the future for the urban cooperative banks. There are a number of questions. I have attempted to raise all your questions, and therefore his interview was over 2 hours and 15 minutes. लेकिन 2 घंटा यूट्यूब पे कोई वीडियो देखता नहीं है, इसलिए मैं 3 संडे 30-40 मिनट के जो डिस्कशन के पार्ट रहेंगे वो आपके पास रहूँगा. आपने उनका नाम तो गेस कर ही लिया होगा. चलो, आपने गेस नहीं किया होगा तो मैं बताता हूँ. मेरे साथ 2 घंटे बातचीत की है अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग को कई दशकों से सलाह मशवरा देने वाले श्री सतीश जी मराठे. आप सब इनको जानते हैं, लेकिन इनके जो डिस्कोर्सेस होते हैं जब भी ये लेक्चर देते हैं, कई संस्थाओं से जुड़े हो जिसकी जानकारी मैं आपको दूंगा. और मेरा ऐसा मानना है कि हम जब इनसे किसी कॉन्फ्रेंस या किसी मीटिंग में मिलते हैं, 5-10 मिनट के ऊपर बातें नहीं होती हैं, या फिर टिपिकली कोई अगर इशू लेके इनके पास जाता है तो इशू को छोड़ के ज़्यादा बातें नहीं होती है. लेकिन मैंने जब इनसे पूछा कि भाई आई वॉन्ट टू डू एन इंटरव्यू विथ यू बिकॉज देर आर सेवरल क्वेश्चंस विच आर बगिंग इन माई माइंड एंड द एंटायर सेक्टर अवेट्स एज टू व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू अस. सो ही इज द मैन हु इज currently with Reserve Bank of India as a director, and the man behind Sahakar Bharti, which has over 20,000 cooperative organizations, and he's the man who has got the reach, the connections, and the wherewithal to take on the powers that be. Although the methods may change, but this man has spoken bluntly about several things, including
castigating the central government or the regulators that be. Of course, by remaining within the precincts of his personal responsibilities. And therefore, I would like to briefly introduce you to this great man and the supporter of a cooperative movement in the country. Shri Satish Ji Marathe was born in 1950. Will take a few minutes, but then in second and third episode, I will not talk about this. The second and third episode will straight away start with the interview that will be broken in today's part. He had his banking career starting with the Bank of India, and then became a chairman and CEO of United Western Bank. Prior to that, he was CEO of Janakal Land Sahkari Bank also. He is a founder member of Sahkar Bharati, which was registered in the year 1979, and presently is a member of National Executive Council. He was the Sarva Rakshak patron for 3 years and also president for 6 years of Sahkar Bharati. And as I told you, it had tentacles, 20,000 tentacles across the country, and the largest NGO in the cooperative sector. He is also the founder director of the Center for Studies and Research in Cooperation, and presently he is Director Central Board Reserve Bank of India, Director National Housing Bank, Independent Director Indian Institute of Insolvency Professionals of ICAI, Vice Chairman of Lakshman Rao Inamdar National Academy for Cooperative Research and Development, Member Executive Committee National Council for Cooperative Training, and Independent Director of Finacus Solutions, Independent Director Aglovision Data Sciences Limited. Huge list he is having. Prior to this, he was member of Board of Management of NCDC. He was Secretary of Indian Banks Association, a member of its managing committee for 2 terms. Was also a member of Committee of Economics. He was Vice President of Private Sector Banks Association, and then he was a member of the High Committee formed by Government of Maharashtra in respect of weak and sick cooperative banks way back in 2000. Member Maharashtra State Cooperative Council, Director Apex Cooperative Bank, Director Rajkot Sahkari Bank, ED Thane Bharat Sahkari Bank, National Youth Cooperative Society. Huge CV. He was the man who interacted with Mrs. Nirmala Sitharaman, subsequent to which, he was fighting. I remember one issue he was fighting for almost 10-12 years. That was about the income tax relief to the cooperative banks. Worked wonders, has always worked wonders. I am presenting this interview in 3 parts. Today is the first part. Next Sunday, exactly at 5, the second part will be aired. And the last episode will be in the subsequent Sunday. All these 3 Sundays, you have a virtual treat of talent, exposure, experience, and a precise advice for the urban cooperative bank how to walk through the troubled waters. Maybe my brief has extended beyond what I expected. But then this brief was essential for the simple reason. He is the man with an open mind. With an open mind, what happens? You develop absolutely different thinking abilities. Apart from several things, I have been interacting with him. I have been bothering him on several occasions, of course, for the purpose of urban cooperative banks. And therefore, please do enjoy the 3 Sundays, first being today and the subsequent 2 Sundays with Satish Ji Marathe. I have already given my email over here, and you can ask any question to Satish Ji Marathe if you want. I will ensure that the question is escalated to him and a response is given to you appropriately. This is a huge forum, but then for me, it's a sheer joy to talk to him for over 2 hours. And I would like that you share this video, like this video, make a comment, send an email, be open. We want to ensure that sector survives and grows. And here is a fond hope that Satish Marathe has given. Of course, the only condition is that you will have to watch all 3 videos. The last video will be a little longer. So what that is, first and second video is around 30-35 minutes.
and the last video is around 60-65 minutes. But then almost 30-35 questions he has responded. Enjoy Satish Ji Marathe. And of course, I profusely thank him for giving me this time so that I bring out the situation and the context and the issues that we are facing and what could possibly be the solution and what is happening. We normally, as an urban cooperative, we don't get to know what is happening. Here you will get a glimpse of what is happening and or what is likely to happen. Make a prepared mind, ensure that the sector survives. We all have to. Currently, the only slogan which I have been talking these days is that let us comply. Be a compliant bank. That's it. Thank you so much. Please share the link to all of your cooperative friends and other friends also. Display or see this video in your boardroom so that all other members of the board also can have a look as to what is happening in the urban cooperative bank. And this is what we call straight from the heart. Thank you so much for watching my channel and liking the videos. Thank you. नमस्कार सर. बऱ्याच दिवसांनी एका विशेष प्रयोजनाकरता आपण भेटतो. तुम्ही वेळ दिली त्याबद्दल मनापासून आपले आभार. इतके तुमचे दौरे आणि इतके तुम्ही व्यस्त असता तरी देखील तुम्ही नागरी सहकारी बँका आणि त्यांच्या पुढे असलेलं आत्ताचं जे चॅलेंज आहे त्या संदर्भात तुम्ही तुमचे विचार मांडण्याकरता आमच्या यूट्यूब चॅनलवरती अपीयर होत आहेत. मनापासून धन्यवाद. आपल्या यूट्यूब चॅनलचे साधारणपणे 800च्या घरामध्ये सबस्क्रायबर्स झालेले आहेत आणि व्ह्यूज ॲव्हरेज 1000-1200च्या घरात येतात. टिपिकल सेगमेंट आहे महाराष्ट्र, गुजरात आणि कर्नाटका. इथून जास्त सबस्क्रायबर्स आणि फॉलोअर्स आहेत आणि बाहेरच्या देशामध्ये 6%, 60% वगैरे फॉलोअर्स आहेत. आणि म्हणून आपण सगळे जे इंटरव्ह्यूज जे आहेत ते इंग्रजी आणि मराठी या दोन माध्यमातून करतो. थोडं हिंदी घालू उत्तर भारतात जर का ते क्लिक व्हायचं म्हणून हिंदीमधनं पण घेतो. म्हणजे आजकाल तर मी काही विषयाचा व्हिडिओ करतो इंग्रजी आणि हिंदी असंच करतो कारण त्याच्यामध्ये गुजरातमधनं जास्त रेजिस्टन्स येतो की केवळ तुम अगर मराठी में बात करोगे तो इट विल नॉट रीच अस वगैरे वगैरे. So from that point of view, I would like to conduct this interview with pain points which the sector is facing and the issues which are already there, of which you could be aware of it. But as an urban cooperative banker, we are always high and dry because we do not have direct access to the regulator to understand what the hell is happening, and we cannot depend on them. But then we keep on interpreting things the way we discuss amongst ourselves. Look to it. From that perspective, during the past 2 years, apart from COVID, post PMC event, and the recent changes in BR Act and so on and so forth, several things have changed. As an opening question, my first question will be as a Sahakar Bharati person or as a man who has been associated with the cooperative banking industry over 4 or 5 decades, what is your view on the present situation and how the urban cooperative banks will sustain in the future? See, looking into the current scenario, I would go only by the published figures because the current years, that is 31st March 21 figures, would be out in another 1.5-2 months time. Before end of December, you would know the correct status of 31st March. But if you look to the published figures in the Trends and Progress report of banking, 2 or 3 things emerge. Almost all banks, urban cooperative banks, almost all of them are now in B+ category in rating. The number is not very large compared to 1550 in B+ category. But there are a very large number of banks in B category, which is not bad. It can be certainly improved. Most of the banks should at least attain B+ category. They shouldn't be satisfied with B. And the trouble point is, we have about 350 banks in category C.
and in category D, the number is about 80. My own assessment from the figures that and the data that is available across the segment, I'm not talking only from one source. My feeling is that about 150 banks are beyond redemption. They need to be merged or closed. By themselves, these 150 banks may not, I don't think they will improve their working, or they will be able to raise capital, make provisions, and all those things. So, out of 1550, I would say 150 banks are very, very weak if you look from the rating category. But then, let me also share something very positive also. Of the total business of the urban cooperative banks, about 85% business, both deposits and advances, not 85 exactly, plus 80 I would say, a little less than 85, but plus 80% business is with banks having rating B and B plus. So that is a very positive sign. And if we remove the impact of two banks, particularly PMC and Guru Raghavendra in Bangalore, particularly because these two were large banks in their own way, the capital adequacy would be plus 14%, which is a very strong, I would say, cushion to bear an unexpected loss for any sector. NPA levels, even before the COVID and after the COVID, have been hovering around the margins. Which, when I say margins, I mean the comfort level that Reserve Bank has, 6% and 10% gross NPAs. On cyber security, those banks which are small, they number about 800, or a little more. I'm not going by the exact figures, but their compliance level is just 50%. Survey finds out that as far as cyber security is concerned, the small banks' preparedness is as low as 50%. It's a high risk that they are doing. But a large majority of the banks, they number about, which really matter in the urban cooperative banking sector, who has business of plus 80% as I mentioned, they have done well in cyber security. Their performance could range between 65% to about 80-85%. And every bank in this segment is trying to improve, bridge the gaps, and things are much better than they were, say, 2 years back after the Cosmos incident. That is the point which really triggered awareness and the need to strengthen cyber security in UCBs. So those banks which really matter, which account for more than around 80% of the business in urban cooperative banking sector, they are doing much better. So I don't feel that urban bank sector as a whole is in a bad shape. People don't have to be worried about the growth. Somehow the urban cooperative bank, most of them, including the large ones, except for a very few banks, these banks absolutely have no marketing setup. They need to improve, and they need to have their particularly credit policies more objective, more result oriented, and that is where we are getting really hit. It is estimated that about the MSME segment accounts for just 18 to 20% of the total credit of the banking segment. Very true, very true. And they are the most unfunded segments. Now, it is the urban cooperative banks which can really do a lot of work in this segment.
I don't know whether you are aware, but in India, as per the last available data, we have about 6 crores 40 lakhs MSME units. Rural areas have 3 crores 30 lakh units, and urban areas have 3 crores 10 lakh units. And if you dissect the MSME segment number wise, the medium size enterprises account for about 6 lakhs, and the small category, as we call them, medium, small, and micro. So, small category is about 12 lakhs. Now, if the urban cooperative banks takes upon themselves the responsibility to meet this gap, avail services of fintechs. Reserve Bank has been encouraging banks to work in close, I would say, not necessarily coordination, but avail the services of fintechs. Large public sector and private sector banks have already started doing. None of the large banks, even scheduled banks, have given a thought to avail the services of fintechs. So, if the urban banks, particularly which are large in number, and particularly I'm talking of 550 banks, I'm not talking of the single unit small banks, I think we will post a phenomenal growth and do a service to the society, industry, and business. Yes. Fantastic overview, sir. This encourages all my viewers who are basically Urban Cooperative Bank CEOs and chairmen and MDs and officers. With this positive view, a couple of my questions would be on a negative platform, but I would like you to give a turnover as to what the perception is. Typically, post PMC Bank, the entire sector virtually became stagnant because of a dent in credibility. Unlike public sector banks where Nirav Modi or Mallya looted these public sector banks, there are only far and few between events like PMC for the urban cooperative banking sectors. PSBs are in a position to withstand the contagion because they are owned by the government. Most of them are owned by the government to a large extent, and they have a budgetary support. For an urban cooperative bank, such kind of contagion is very difficult to fight. Is this the only reason you believe that this contagion, because of a PMC event, the entire sector went into shape? How do you view this particular mishaps that could take place tomorrow, or I don't know, because the small bank in Raigad went down where the entire team of directors looted the people. Let me not name the bank, but that is the fact. With that kind of credibility crisis, how the bank should fight these challenges? मैं आपको थोड़ा हिंदी में Yes, sir. See, अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेगमेंट जो हमारा रहा, उसने 3 हादसों से सामना किया. सबसे पहला लगभग 25 साल हुए होंगे, हर्षद मेहता स्कैम. हर्षद मेहता ने मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक का यूज किया. ये जिस रूम में हम बैठे हैं ना, ये साइज उनका ऑफिस था. मैं गया हूँ उस बैंक में इन दोज डेज. तो बैंक बंद हो गई और हर्षद मेहता ने करोड़ों रुपए के बैंक रिसीट्स, जिसको हम कहते हैं, इशू करवाए मेट्रोपॉलिटन बैंक से. जब बैंक हुई तब मैं उस बैंक को विजिट करने गया. सो दैट वाज द फर्स्ट एक्सीडेंट कोऑपरेटिव सेक्टर फेस्ड इन लास्ट 20-25 years. दूसरा हमारे यहाँ हादसा लगभग 10 साल पहले, और वो किया केतन पारेख ने, और होम ट्रेड के नाम से किया. पहले हादसे में कोऑपरेटिव बैंक को यूज किया, बट नुकसान पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ज्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक को. होम ट्रेड के समय केतन पारेख ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को यूज के माध्यम से डुबाया लोगों को. Okay.
उन्होंने माधवपुरा भी उसी पद्धति से डुबाई, होम ट्रेड के साथ ही। और तीसरा जो हादसा हुआ ना, वो पीएमसी का हुआ। और ये पीएमसी का जो हादसा हुआ, वो तो डेलाइट रॉबरी है, फ्रॉड है। अब तीनों इंसिडेंट्स आप देखेंगे, माधवपुरा हो, होम ट्रेड का उसी के साथ हो, या हमारा हर्षद मेहता का हो, पीएमसी का, द प्राइवेट सेक्टर हैज यूज्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स टू लूट एंड डिफ्रॉड द सिस्टम। ये क्यों हुआ? लुकिंग बैक, ऐसा मुझे लगता है, इन ऑल द थ्री प्लेसेस अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों में गवर्नेंस लेवल, इंटरनल चेक्स एंड कंट्रोल्स नहीं थे, ना उनके पास एक्सपर्टाइज था, और सिस्टम फेलियर भी सभी बैंकों में हुआ। पीएमसी में तो सिस्टम फेलियर इज आल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फ्रॉड, अदरवाइज ये फ्रॉड पता ही नहीं चलता है किसी को, इतने साल ये पता नहीं था। करेक्ट। तो आज जो हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों की स्थिति है, उसमें सबसे चिंता का जो विषय मुझे लगता है, वो हमारी बैंक्स तो बड़ी हुई, और बड़ी हुई ये पिछले 25-30 सालों में हुई। तो वहाँ का बोर्ड, मैं जनरल स्टेटमेंट कर रहा हूँ, नॉट स्पेसिफिक किसी का, वहाँ के बोर्ड, देयर कुड बी एक्सेप्शंस आल्सो जो मैं बोल रहा हूँ उसमें, हम वहाँ के बोर्ड्स, वहाँ के एग्जीक्यूटिव्स, इंक्लूडिंग चीफ एग्जीक्यूटिव्स, दे हैव ग्रोन विद द बैंक। और बैंकिंग सिस्टम पिछले 20-25 वर्षों की बात नहीं, पिछले 5 वर्षों की बात करते हैं, तो it has become much more complex than what it was, say, 10 years back, and what it was 25 years back. Right. तो हमारे यहाँ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में at all levels of management, whether it is board, whether it is the CEO and his senior management team, and at the operative level, बहुत बड़ी स्किल गैप है। इट्स ए ह्यूज क्राइसिस मेरे दृष्टि से तो। और इसके साथ और एक है, खाली स्किल गैप नहीं है, तो ये जो बैंक्स बड़ी हुई, उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्ट्रेचर में बड़े हुए, हमारे एग्जीक्यूटिव्स बड़ी मात्रा में वॉल्यूम्स हैंडल करने लगे, ना उनको जितना आवश्यक है उतना एक्सपोजर मिला, ना बाहर जाकर उनको ट्रेनिंग के माध्यम से कुछ एक्सपीरियंस मिला। ये सबसे बड़ा क्राइसिस हमारे यहाँ है। और फिर उसके साथ ट्रेनिंग नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपोजर नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ा, आज कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर के सामने कोई चैलेंज है तो ये चैलेंज नंबर 1 है। मैं नहीं कहूँगा कि कुछ लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे कि हम तो इतने सालों से बैंकिंग कर रहे हैं, तो मैं मेरा पुराना अनुभव बताना चाहूँगा। आई टेक 2 मिनट्स। प्लीज। बहुत साल पहले जब मैं कोऑपरेटिव बैंक में, आई वाज नंबर 2 एट दैट टाइम व्हेन आई जॉइंड फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया, आई वाज नंबर 2। हमारे बैंक के बहुत अच्छे एक कस्टमर थे, तो एक दिन मुझे सुबह ही खुशी से आकर मिले और उन्होंने मुझे मिठाई दी। मैंने कहा क्या है आज मिठाई? तो मुझे कहा कि मैं स्मॉल स्केल, छोटा यूनिट होते हुए भी मैं इंटरनेशनल मार्केट में मेरा प्रोडक्ट अप्रूव हुआ एंड आई एम गोइंग टू एक्सपोर्ट, बट मुझे पैसे लगेंगे, आई नीड फंड्स टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर। तो मैंने कहा हम आपको एक्सपोर्ट फाइनेंस देंगे। हमारी बैंक ने दूसरे एक बड़े शेड्यूल बैंक से, पब्लिक सेक्टर बैंक से प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट के लिमिट्स लेकर रखे, तो हमने कहा आपको एक्सपोर्ट फाइनेंस देंगे, डोंट वरी, आप मुझे पेपर्स दीजिए, विल असेस एंड गिव। तो बहुत अमाउंट नहीं चाहिए थे उस समय, व्हाट ही नीडेड वाज जस्ट 15-20 lakhs। आज के दिन में 15-20 lakhs का जो भी, बट आई एम टेलिंग यू दिस अबाउट 20 years back। एंड दैट फेलो सिंपली वैनिश्ड। उसके बाद उसने कुछ 1-2 पत्र दिए, और तो मैंने कहा आएगा तो उसको दे देंगे व्हेन ही गिव्स ऑल दिस, क्योंकि हमको सामने
कैनरा बैंक में देना था, तो उसको कोई आया नहीं, सिंपली वैनिश। आफ्टर 2 months वो मेरे पास आए, उसने कहा मैंने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया। मैंने कहा क्या किया? यू वांटेड मनी? नहीं चाहिए ना, नाउ आई नीड मनी, तो आप मुझे ये दीजिए, प्री शिपमेंट फाइनेंस दीजिए। तो मैंने कहा आपके प्रोडक्ट्स को शिप भी कर दिया, तो नाउ आई कांट गिव यू प्री शिपमेंट क्रेडिट, तो वील हैव टू वर्क आउट समथिंग एल्स। मैं कुछ बोलने के पहले नाराज हो गया, नहीं वील हैव टू, मैंने कहा करेंगे ना, बट नॉट प्री, अभी हम प्री शिपमेंट फाइनेंस नहीं दे सकते आपको। तो ही गॉट अपसेट एंड ही सेड नहीं आई कम बैक। तो मैंने कहा ठीक है, आप आइए, पेपर लेकर आइए। ही वेंट अवे, मुझे नहीं मालूम था क्या हुआ। ही वेंट अवे, मतलब आ जाएगा फिर, वी हैव टू सपोर्ट हिम, इज अ गुड फेलो, गुड अकाउंट। शाम को मैं जब I used to come early and leave at 5 o'clock, generally. तो मैं जा रहा था, तभी वो हमारे चेयरमैन साहब के रूम के सामने बैठा हुआ था। तो मैंने कहा क्या बात है? नहीं, मैं चेयरमैन साहब से मिलने आया। ठीक है। मैं जा ही रहा था सीढ़ी पे, तब तक वो चेयरमैन साहब ऊपर आए। तो he had some work, तो उसने कहा 2 मिनट रुको ना, I want to speak to you, sir. उसके कारण मैं ऊपर आया, एंड आई वेंट विथ हिम। तो इनको देखकर चेयरमैन साहब ने कहा अरे आप भी आ जाओ, इनसे 2 मिनट का बात है, और कोई मिलने पहले आपसे। तो हम तीनों एक साथ ही गए। Before the chairman settled and I said, we had any talk. मैं कहा ये कैसा आपने नया एग्जीक्यूटिव लाया है यहाँ? He is refusing me finance. उसने पहले कहा था मैं आपको दूंगा करके, मैंने एक्सपोर्ट आइटम किया, एक्सपोर्ट किया, शिप कर दिया, तो आप बोलते हैं हम प्री शिपमेंट फाइनेंस नहीं देंगे। बिफोर आई कुड स्पीक, तो हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि नहीं, यू शुड गिव हिम। तो मैंने कहा हाँ करेंगे, अभी तो मैं निकलता हूँ, बट टुमारो आई टॉक। उस समय मोबाइल नहीं था, नहीं तो मैं मोबाइल से उनको ब्रीफ कर देता। दूसरे दिन मैं उनको ऑफिस आने के बाद फोन किया कि उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया है, शिप कर दिया है, अब उनको हम प्री शिपमेंट नहीं दे सकते, पोस्ट शिपमेंट बिल नेगोशिएशंस कर सकते हैं, वी विल सपोर्ट हिम, बट ही इज इंसिस्टिंग ऑन प्री शिपमेंट को मैं नहीं कर पाऊंगा ना, कोई कर पाएगा। ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया, दिस शोज अक्रॉस द बोर्ड। हमारे जो ऑफिसर थे नीचे, उनको भी आश्चर्य लगा कि मैं उनको क्यों ना बोल रहा हूँ, वी शुड गिव हिम। तो ये जो उदाहरण मैंने दिया मे नॉट बी ए रिप्रेजेंटेटिव उदाहरण, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ही सब स्थानों पर है परिस्थिति, तो प्री शिपमेंट क्या है, पोस्ट शिपमेंट क्या है, निगोशिएशन कैसे करते हैं, क्या करना है, ये दिस इज वन एग्जाम्पल। आप इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में जाएंगे तो मैं और 10 उदाहरण दूंगा, बट तो हमारे सेक्टर में अपने लोगों को, पर्टिकुलरली एग्जीक्यूटिव्स, मैनेजर्स, हमारे बोर्ड के कुछ सदस्यों को, ऑल आर वेल मीनिंग एंड गुड पीपल, एब्सोल्युटली उनकी इंटेग्रिटी, उनकी कमिटमेंट, उनकी जिसको हम कह सकते हैं involvement in the working of the bank, I have no issues. But lack of expertise, lack of information, lack of exposure is what is impeding the growth of the urban cooperative banking sector today. जब रिजर्व बैंक कहती है कि आप पॉलिसी बनाइए, वो क्रेडिट की हो या आपकी इन्वेस्टमेंट की हो, हम तो बना लेते हैं बिकॉज आरबीआई इंस्पेक्शन में हमको दिखाना पड़ता है कि हमने पॉलिसी की है करके, but have our people really put heart into it and prepared the policy? A credit policy is not a thing that anybody can prepare. मैं 10 साल डायरेक्टर रहा हूँ या 20 साल में एग्जीक्यूटिव रहा हूँ, so it doesn't mean I can prepare a credit policy. There are several things that go into working of it. Very true. और हमारे कितने लोग CMI का रिपोर्ट पढ़ते हैं,
हमारे कितने लोग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मिनट्स पढ़ते हैं. फॉर आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ लार्जर थिंग्स, बट ये जब तक हम जिसको हम कहते हैं एक्सपर्टाइज, एक्सपोजर, ट्रेनिंग हम नहीं बुक कर पाएंगे, तब तक we will not post a growth that we really deserve to post. और पोस्ट पीएमसी क्या हुआ है, people have become risk averse. हम तो पब्लिक सेक्टर बैंकों के बारे में हम बोलते ही हैं, they are worried about the 3 C's. वो सीबीआई को डरते हैं, सीबीसी को डरते हैं. तो वैसे यहाँ तो ये नहीं है इशू 3 C's का, कंट्रोलर जनरल तीसरा है उसके अंदर, बट दे हैव बिकम रिस्क एवर्स बिकॉज जानते नहीं है ये करना है या नहीं करना है, इसमें रिस्क कितना है, क्या होगा. क्योंकि करंट सिनेरियो जो है विद्यमान आर्थिक स्थिति में, उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, कैसे होगा. सडनली आप जानते हैं कि मैं बीच में कुछ लोगों से मिल रहा था, अकेले थाना शहर में स्कूल बसेस और जो हमारे मारुति के इको वाली जो वैन्स हैं, इनकी संख्या 550 है ऑपरेटर्स. और पैंडेमिक में उनका सत्यानाश हुआ इस सेक्टर का. और हमारे लोग ना बैंकर्स उनके ना ये ओनर्स जानते थे, उनको लगा पैंडेमिक है 3 महीने में चला जाएगा. किसी ने जितना पैसा था उतना भरते गए इंस्टॉलमेंट में, और ये पैंडेमिक बढ़ते जा रहा. स्कूल्स अभी भी ओपन नहीं हुई है. 8वीं 10वीं के लोग तो स्कूल बस और इसमें नहीं आते हैं. स्मॉल जो 7वीं तक है, 5वीं तक है, दे आर इन मेस. आज उनके पास उनकी वैन या बस चल शुरू करना हो तो स्टार्ट करने के लिए भी 25-30 हज़ार रुपया खर्चा उनको पड़ेगा. बैटरी डाउन हो गई है, इंजन स्टार्ट करते थे बट चलाया नहीं था, सीट्स खराब हो गई हैं, धूप में वैसे ही पड़ी थी. तो हमारे लोगों को बैंकर्स ने भी उनको जो रिजर्व बैंक ने कंसेशन दिया था कि लुकिंग टू पैंडेमिक टर्म लोन रिकास्ट कर, अब उसको मॉनिटरिंग एक्सटेंड कर, नहीं नॉट ओनली मॉनिटरिंग, रिवर्ट द रीपेमेंट शेड्यूल. उनके मार्जिन्स कम करने की बात उसके अंदर है. इट्स नॉट ओनली, मैंने एक उदाहरण दिया, हमारे जो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनके हम मार्जिन्स कम कर सकते थे. हम उनके जो बुक डेट्स का पीरियड था वो 45 से आज नियर नॉर्मल इज 90 डेज, राइट. तो वी कुड हैव चेंज ऑन. वो किया नहीं, एनपी हो गए, अब नहीं कर पा रहे. आज हमारे सेक्टर में इस साल के फिगर्स आएंगे तब आई टॉक विथ लिटिल मोर क्लैरिटी, बट सेक्टर के एनपीए बड़े हैं. उसका कारण है 2. एक कारण तो मैं केंद्र सरकार को उसके लिए पार्शियली रिस्पॉन्सिबल पकड़ता हूँ कि उन्होंने जिस पद्धति से पूरे बैंकिंग सेक्टर को एक पैंडेमिक के समय इमरजेंसी क्रेडिट लाइन दी, उसमें से अर्बन बैंकों को वंचित कर दिया, वो हुआ. और दूसरा ये हुआ कि हमारे अर्बन बैंकों के चालकों को अक्रॉस द बोर्ड, आई एम सेइंग, इट्स नॉट ओनली वन मैनेजर और वन एमडी और एमडी, ये रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस का यूज करते हुए विद इन द अवेलेबल स्पेस जो उन्होंने उनके कस्टमर्स को सपोर्ट करना था उतना वो कर नहीं पाए. बहुत कुछ लोगों ने किया बट बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, उसके कारण एनपीए बढ़ा है. प्रॉफिट भी कम ज़्यादा, उसमें क्या है कि 21 के फिगर्स में आपको पीएमसी के फिगर्स दिखने के कारण उसकी तुलना में ये सब अलग दिखेगा, बट बहुत सारे लोगों के एनपीए लेवल्स बढ़े, वो क्रॉस एंड नेट. तो ये चिंता का है. और तीसरा, जितना टेक्नोलॉजी का हमको यूज़ किया है, सीबीएस तो सब लोगों ने अभी इम्प्लीमेंट किया है, बट सीबीएस इज बीइंग यूज्ड फॉर अरिथमेटिक पर्पसेस. इट्स नॉट यूज्ड टू रिड्यूस डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. सीबीएस या हमारी टेक्नोलॉजी का यूज़ हमने एमआईएस के लिए नहीं जितना करना चाहिए उतना कर रहे हैं. बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग नहीं करवाए हैं, नहीं किया है, तो उसके कारण हमारे लोग रिस्क एवर्स हुए.
मार्केटिंग नहीं है, ट्रेनिंग, एक्सपर्टाइज, एक्सपोजर कम है, और साथ साथ जिस पद्धति से काम को टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए री इंजीनियरिंग करते, तो पीपल हैव गॉन लिटिल इन अ शेड कि थोड़ा हो जाने तो फिर देखेंगे, देन वी विल डू इट. दैट इज नॉट द वे फॉरवर्ड. आपको ध्यान में होगा डॉक्टर अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति थे तब उन्होंने हर एक सेक्टर के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कहा, और बैंकिंग सेक्टर को भी कहा. मैं उस समय इंडियन बैंक्स एसोसिएशन में ऑनररी सेक्रेटरी. तो फाइनेंस सेक्रेटरी हमारी मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग को एडजस्ट करने हैं कि आप बनाइए. तो बहुत चर्चा होने पर मैनेजिंग कमेटी ने उनको रिक्वेस्ट की, भाई 20 साल का तो हम अभी विजुलाइज नहीं कर पाते, बट हम 10 साल का विजन डॉक्यूमेंट, वो विजन डॉक्यूमेंट बनाया IBA ने. बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उसके अंदर का फंडामेंटल इशू था कि जो बैंक्स रिस्क तो आएगी साथ में, उसे मैनेज करेगी, दे विल ग्रो एंड प्रॉस्पर. दैट वाज द अंडरलाइंग statement of the entire report. That remains valid even today for the entire banking sector, more particularly for urban cooperative banks. Right. Sir, we'll take a pause and we'll go for the second part Yes. after a few minutes. Thank you.